गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि ये लेसन आपका कंप्लीट समझ आ गया होगा। अभी थोड़ा सा और है जो हमें सम अप करना है। कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था समस्याएं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ये तो समस्याएं हैं, आप इनका निवारण कैसे करेंगे। मतलब समस्याएं तो हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए या ऐसे कौन से तरीके होने चाहिए जिनके द्वारा हम इन प्रॉब्लम्स को या इन समस्याओं का समाधान निकाल सकें। तो आपने समस्याएं तो देखी होंगी, नोट की होंगी, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। अब हम एक एक लाइन में सम अप करते हैं कि हम उनका क्या समाधान निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें तो स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ से परे हैं। जैसे फर्स्ट जो समस्या थी, सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। साल में 3 फसलें हैं, तो 1 या 2 तो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं। अब जो फसलें मानसून पर निर्भर हैं और मानसून अनिश्चित है, तो फिर क्या किया जाए। अगर मानसून कम है तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा बांध बनाए जाते हैं और उन बांधों से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकती हैं और निकाली जाती भी हैं। पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। लेकिन जब ब्लास्ट होता है, यानी जब बाढ़ की संभावना होती है, तब थोड़ा सा कंट्रोल तो है कि गेट बंद कर देने चाहिए बांधों के, वहाँ से पानी ज़्यादा ना जाए। लेकिन जब वो आपदा ही बन जाती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर फिर किसी का नियंत्रण नहीं होता। तो इसीलिए हमारे देश में हर एक नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हैं, नहरें निकाली जाती हैं और फिर उनसे सप्लाई होती है, सिंचाई जो है वो संभव है। और फैक्ट है ये, क्योंकि साल में 3 फसलें वर्षा निर्भर तो हो नहीं सकती, तो हमारे यहाँ तो दोनों हैं, वर्षा निर्भर भी और सिंचाई निर्भर भी। दूसरा जो था वो था निम्न उत्पादकता। इसके लिए सबसे मेन है किसान का पढ़ा लिखा होना। अगर किसान पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, बहुत ज़्यादा उसको कोई डिग्री तो लेनी नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कम से कम जगह से उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। और ये बेसिक नॉलेज बेसिक एजुकेशन से आ जाती है, क्योंकि फिर उसमें जागरूकता आ गई तो वो अपने आप जानने की कोशिश करेगा। जिस भी फील्ड में जाएगा, भले वो किसानी करता है, भले वो कोई और काम करता है, यानी किसी गाड़ी को चलाने का वो ड्राइवर बन जाता है या कंप्यूटर पे कोई काम करता है, लेकिन एक बार जब उसमें बेसिक नॉलेज, किसी चीज़ को जानने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो फिर वो हर एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को समझ जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो किसान एजुकेटेड नहीं हैं, ये ज़रूरी है कि उनको बेसिक नॉलेज दी जाए, चाहे कृषि से संबंधी ही बेसिक नॉलेज हो, ताकि वो ये जान पाएँ कि हम थोड़े एरिया से, खेत छोटे छोटे हैं, उन छोटे छोटे खेतों से कैसे हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अच्छे बीज की जानकारी उनको होनी चाहिए, अच्छे उर्वरक की। सबसे ज़्यादा जानकारी उर्वरक से रिलेटेड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना सबके लिए अच्छा है, भूमि के लिए भी और कृषि के लिए भी। आप अगर ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, उससे मिट्टी में उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है। जो फसल बन के आती है उसके अंदर वो कीटनाशक इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वो जाके कई तरह की बीमारियां करते हैं। तो ऐसी जानकारी अगर किसानों को होगी तो फिर वो इतना बड़ा जो ब्लंडर करते हैं, इंजेक्शन लगाना और ये सब करना, ये सब शायद थोड़ा
कम हो जाए। फिर है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं, वही सेम एजुकेशन आ जाता है इसमें भी, या उनको धन संबंधी जो जानकारियां होती हैं, जो बैंकों से लोन मिलते हैं उनकी जानकारी, और कहीं नहीं तो गांव में ज़मींदार है, गांव में कोई पढ़ा लिखा है, गांव में कोई कलेक्टर है, वो इसकी जानकारी दे ताकि किसान जागरूक हो सकें और इन समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकें। नेक्स्ट है भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों की कमी, अब ये पॉइंट पॉलिटिकल पार्टी से लेके एक आम किसान तक सारी पूरी चेन है। अब किसानों को भी ये देखना चाहिए कि उनमें ये जागरूकता हो कि अगर कोई योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो वो उससे अवगत रहें ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो वो जो बिचौलिए हैं उनको एक तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक बिचौलिए हैं तब तक किसानों को उनका जो फसल है उसका पूरा बेनिफिट कहो या लाभ कहो नहीं मिल सकता है। तो जो बीच में बिचौलिए हैं उनको कुछ हद तक ख़त्म किया जाए ताकि जो भूमि सुधारों से रिलेटेड योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके। देन अगेन एजुकेशन इसमें आता है, या किसान इतने एजुकेटेड हो, इतने अपडेट हों कि उनको इसकी जानकारी मिलती रहे। फिर छोटे खेत और विखंडित जोत, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के साथ साथ उनको परिवार का महत्व भी पता होना चाहिए। जनसंख्या नियोजन के तरीके उनको पता होने चाहिए। अगेन अगर किसान साक्षर है, लिटरेट है, तो वो इन सब समस्याओं को भी समझता होगा। छोटे खेतों की समस्या, ज़्यादा बच्चों की समस्या, तो अपने आप परिवार नियंत्रित होंगे तो खेत भी छोटे नहीं होंगे, है ना। तो ये कुछ दो जो मेन है ना हमारी प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन, जैसे सबसे मेन प्रॉब्लम जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अबाध गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और निरक्षर होना, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है ना। एक तो आबादी, अगर आप इमेजिन करो सारी आबादी को अगर एम्प्लॉयमेंट मिले, सारी आबादी पढ़ी लिखी हो, तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबकी भागीदारी होगी। हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कमाने वाले कम हैं और साक्षर और कम है, तो पढ़ी लिखी जनसंख्या कभी बोझ नहीं होती। इसीलिए अगर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो और समझते हो कि हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखा सकते हैं, उनका बोझ ढो सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर सकते हैं, तो बच्चे होना बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ना है सड़कों पे किसी दूसरे के सहारे, तो फिर हमें जनसंख्या को कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। और आप आगे आगे पढ़ोगे बुक में, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बढ़ती आबादी के कारण ही। अच्छी शिक्षा ना मिल पाना, अच्छे रोज़गार ना मिल पाना, सबको रोज़गार ना मिल पाना, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं ना मिलना, है ना, ये सब बढ़ती आबादी। अगर यही आबादी कम होती तो जो हमारी फंडिंग थी वो इनके लिए संसाधनों तक पहुंचाने में कभी भी ख़त्म नहीं। फिर नेक्स्ट है वाणिज्यीकरण का अभाव। अगर किसान महत्व जानता है व्यापार का, तो वो ऐसी फसलें उगाना चाहेगा जिससे जीविका तो संभव हो ही, व्यापार भी हो सके, ताकि देश को भी फायदा हो, विदेशी मुद्रा वो कमा सके और ऐसी फसलों को उगा सके जिससे कि वाणिज्य या व्यापार किया जा सके। अगेन सेम फैक्टर, किसान का साक्षर होना, किसान का ऐसी फसलों की जानकारी प्राप्त करना जिससे कि वाणिज्य संभव हो पाए। फिर व्यापक अल्प बेरोजगारी, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये कोई पहली मतलब कहना चाहिए कि वो बड़ी नई प्रॉब्लम नहीं है। किसान है, इससे हमेशा इसका संज्ञान उनको है, तो उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि 4 महीने तक, जब तक हमारी फसल पकती नहीं है, उन 4 महीनों में हमने कैसे अपनी जीविका का निर्वाह करना है। भले वो पशु पालें, पशुओं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें या कोई नौकरी कर लें या जैसे भी है, दैट इज़ अप टू देम। बट ये
अल्प बेरोजगारी, जो अल्प रोजगारी है, ये तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप फसल को आज बो के कल तो काट नहीं सकते हैं, उसमें टाइम तो पूरा लगेगा। तो ये उनका अपना निजी मामला है, किस तरह से वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अगेन दैट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिटरेसी रेट। अगर किसान पढ़ा लिखा होगा, उसे पता है मैंने उर्वरकों का इस्तेमाल कितना करना है, सिंचाई करनी है तो कितनी करनी है, और बीजों का इस्तेमाल करना है तो कौन से बीज अच्छे रहेंगे। अब एक किसान ने वो बीज डाल दिए जिसमें कीड़े लगे हुए थे, तो फसल कीड़े लगी आएगी, उसकी मेहनत खराब है। तो अगर किसान इन सब बातों की जानकारी रखता है तो फिर वो अपनी फसल का उत्पादन आसानी से बढ़ा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा कृषि की समस्याओं का समाधान। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना समस्याएं, समाधान आपको उसी से रिलेटेड अपने आप मिल जाएगा। अब हम इस बुक में जो मैप वर्क है मेन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका मैप 5 मार्क्स का आना है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। 5 नंबर छोड़ दिए तो तुम्हारा पेपर ही रह गया। तुमने पेपर ही अटेम्प्ट जो है वो 35 नंबर की बजाय 30 नंबर का किया है ना। तो अब हम करते हैं इस बुक में से जो मैप हैं वो कौन कौन से आने हैं और उनको कैसे हम कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, मैप वर्क के लिए जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि हमने मैप इस तरह से भरने हैं। आप पूरी स्क्रीन पे मैप देख सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश भरा है तो कैसे भरा है, इसी तरह से हम मैप भरेंगे। मैंने आपको बताया था मैप भरने के लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 46, पेज नंबर 48, पेज नंबर 50, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 54, इस पे आपके मैप दिए हैं। इन मैप्स में आपको चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, चाय और कॉफ़ी, इनके क्षेत्र दिए हुए हैं। अब मैप क्षेत्र वाइज भी आ सकता है, एरिया वाइज जिसको बोलते हो, और मैप स्टेट वाइज भी आ सकता है, जिसको आप बोलते हो राज्य के हिसाब से। अब आप सबसे पहले निकालो मैप नंबर, आपको मैं बताती हूँ, मैप है ये पेज नंबर 54 पे। एक एग्जाम्पल सेट करके बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैप जो 54 पे दिया है बच्चे, वो चाय और कॉफ़ी की प्रोडक्शन का है। आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चाय में अग्रणी उत्पादक राज्य दिखाइए। तो चाय में अग्रणी उत्पादक राज्य असम है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है, और कॉफ़ी में अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में शेड करके, ऐसे ही आप कर्नाटक में शेड करके, कर्नाटक लिख के आप दिखा सकते हैं कि ये कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, और असम में शेड करके लिख सकते हैं ये चाय उत्पादक राज्य है। वेरी इजी, कोई टफ इसमें है नहीं, कोई बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा कोई तीर मारना नहीं है। राज्य मैंने पहले ही बताया, आप याद रखो। अब आता है कपास और जूट वाला नक्शा जो 50 पेज पे दिया है। इसमें मैंने आपको बताया था कपास के लिए महाराष्ट्र है जहाँ मेन कपास उगाई जाती है ज़्यादा, और जूट के लिए पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में आप भर सकते हैं और कपास के लिए आप महाराष्ट्र में भर सकते हैं। मैंने आपको एक सारणी बनाने के लिए कहा था। अब जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने वो सारणी ज़रूर बना ली होगी, और जिन्होंने नहीं बनाई, थोड़े लेज़ी हैं, थोड़ा ये सोचते रहते हैं कि कोई कर ले और मैं टीप लूँ, तो बेटा ये आदत छोड़ दो। क्योंकि जब हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो 10 चीज़ों की जानकारी हमारे पास आती है। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। अब मैं उनका जो थोड़े काम करने में आलसी बच्चे हैं, उनका काम मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। आप लोगों की बुक में पीछे परिशिष्ट दिए हैं, और परिशिष्ट 155 और 154, 154 और 155 पेज अगर आप निकालोगे एनसीईआरटी की बुक का, उसमें देखिए सारी फसलें दी हैं,
सारे राज्य दिए हैं। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बताती हूँ। चावल में है पहला पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर गेहूं में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इस तरह से आपको सारी स्टेट्स दी हैं। तो अग्रणी स्टेट वही होगी जो नंबर 1 पे है। क्लियर हो गया? अब आप इसमें से उसको याद करके मैप पे आसानी से दिखा सकते हैं। आपको मैंने बोला ही है, मैप में सारे राज्य ध्यान से देखो। बहुत आसान है बेटा राज्य याद करना। क्लास में बैठे होते हो, पहले भी मैंने बोला है, क्लास में बैठे हो, आपकी बेंच पे कोई दूसरा आपका जो भी क्लासमेट है उसको और खुद को, दोनों को ले लो एक खेल में कि तुम 5 राज्य बोलो, मैं शो करती हूँ, तुम 5 राज्य बोलो, मैं शो करती हूँ। तो आपस में फिर उसको चेक कर लो। 5-5 राज्य रोज करोगे तो एक हफ्ते में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके हो जाए। क्लियर? तो अब ये जो सारी फसलें दी हैं इनमें अग्रणी राज्य दिए हैं। अब आप अपनी कॉपी पे एक एक राज्य तो लिख सकते हो, उसको लिख लो। उसके साथ ही 1-2 मैप ऐसे ही बना के अपनी कॉपी में लगा लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कैसे मैंने मैप भरना है, कैसे मैंने प्रेजेंट करना है। इसके बाद इसमें से 1-2 क्वेश्चंस जो और शॉर्ट में बनते हैं या जो थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं वो आप नोट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन तो यही, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। या अलग अलग करके भी 3 नंबर में आ सकता है। 1 अंक का आ गया, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। फिर हरित क्रांति की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। इसमें भी 3 पॉइंट बना सकते हो कि 70% से ज़्यादा जनसंख्या भारत की कृषि कार्यों में लगी है। दूसरा, हमारी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कृषि से आता है। तीसरा, कृषि से मिलने वाला जितना भी उत्पादन है वो हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है। बन गए 3 पॉइंट्स, बुक में से ही हैं, आप बुक पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे। फिर एक साझा संपत्ति संसाधन क्या है। साझा मतलब होता है जो सबकी है, प्राइवेट नहीं है ना सरकारी, वो सबकी है। जैसे गांव का कुआं है, वो तेरा मेरा या महाजन का नहीं है, वो सबका है। पार्क है, हॉस्पिटल है ना। तो साझा संपत्ति संसाधन वो होते हैं जिसपे किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता। ये भी बुक में दिया है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, शस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट करो। शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं। क्लियर? तो इस तरह से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। हर एक टॉपिक पे आप उसको पढ़िए। मैंने अब तक जितना भी आपको समझाया है हर एक पे क्वेश्चन बना के देखिए। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वो तो ऑलरेडी हैं। आप और कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना सकते हैं और फिर उनके आंसर बुक में कहाँ हैं, ठीक है, वो करो। उससे आपका ये क्वेश्चन इजीली रिवाइज हो जाएगा। एंड आई होप कि इस लेसन को आप अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे नंबर 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 5 नंबर का भी आ सकता है, मैंने बोला मैप भी आ सकता है, 1 अंक वाले भी, 3 अंक वाले भी। तो उसके लिए आपको ये बुक अच्छे से लेसन को पढ़ना पड़ेगा। गुड, चलिए अब हम इस लेसन को तो आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया लेसन पढ़ेंगे जो है जल संसाधन। और उसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस पे। कोई भी हो, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे लाइक कीजिए। जितने बच्चे देखते हैं 1 लाइक तो बनता है, इसके लिए आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई निकले नया वीडियो वो आप तक पहुँच सके। ओके, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।